नमस्कार, स्वागत है आपका झांसी दर्शन में। देख सकते हैं कि झांसी में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है संयुक्त किसान मोर्चा की, और यहाँ पर बैठे हैं योगेंद्र यादव जी। इनके बारे में बताता हूँ कि पहले 2012 में जो निर्भया कांड हुआ था उससे इनकी प्रसिद्धि पूरे भारत में बढ़ी, और आपको ऐसा मालूम है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार बनाने में भी इनका बड़ा योगदान रहा है। उसके बाद इन्होंने अरविंद केजरीवाल सरकार से इन्होंने पलायन कर लिया, अरविंद केजरीवाल की सरकार छोड़ दी, और उसके बाद आज झांसी में 2017 में यह झांसी में आए हुए थे जब उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और यह उसके साथ साथ एक बड़ा पैकेज की बुंदेलखंड पैकेज की मांग रख रहे थे। उसके साथ साथ उन्होंने कई मांगे भी रखी थी पूर्व में। जी उपाध्यक्ष हैं बुंदेलखंड यूनियन के, और उनके बाद बगल में बैठे हैं विमल शर्मा जी, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बुंदेलखंड यूनियन बादा से हैं आप। अनंत दादा अरे बीच में निकलो। किसान सभा के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी हैं। आदरणीय योगेंद्र यादव जी हैं जय किसान आंदोलन से। जादौन साहब आपके बीकेयू के प्रदेश के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर सुरीलम साहब किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं। हम सभी साथी संयुक्त किसान मोर्चा के अंग हैं। सरकार का अगर हम अंधे होकर के सपोर्ट करेंगे तो हम राष्ट्रभक्त होंगे। राष्ट्रद्रोह राष्ट्रभक्त की परिभाषा कोई सरकार कोई पार्टी इस देश को नहीं सिखाएगी। ये किसान आंदोलन ने तय कर दिया है, और अब पूरे देश में और खासकर उत्तर प्रदेश में किसान ये सोच वो केवल एक पंक्ति में कही जा सकती है। ये पर्चा जो कि हम प्रदेश के कोने कोने में बांट रहे हैं, उसके हेडलाइन में एक जो पंक्ति लिखी है वही हमारा संदेश है। इस चुनाव में किसान विरोधी बीजेपी को सजा दें। प्रश्न पूछा जाएगा कि फिर वोट किसे दें। जैसा हमारे साथी ने बताया, संयुक्त किसान मोर्चा किसी के लिए वोट मांगने नहीं आया है, किसी को किसान हितैषी होने का सर्टिफिकेट देने नहीं आया है। हम वही कर रहे हैं जो कि पश्चिम बंगाल में हमने किया था। पश्चिम बंगाल चुनाव में जाके हमने कहा था किसान विरोधी बीजेपी को सजा दें। वोट आप किसको दें, आप हमसे ज्यादा समझदार हैं, हमें इसमें कोई मतलब नहीं है। ठीक वही स्टैंड लेके हम यहाँ पे आए हैं। क्योंकि किसानों के साथ लगातार विश्वासघात हुआ है। 9 दिसंबर को जो चिट्ठी देके केंद्र सरकार ने किसानों से अनुरोध किया था कि आप अपना मोर्चा उठा लें, और जिस पे हमने विश्वास किया था, उस चिट्ठी में लिखे हुए लिखित वादों पे एक पर भी सरकार टिकी नहीं है। एमएसपी पर कमेटी बनानी थी, 2 महीना हो गए, नामो निशान नहीं है। किसानों के केस वापस होने थे, केवल हरियाणा में कुछ प्रगति हुई है, बाकी कहीं कुछ नहीं है। खुद केंद्र सरकार ने एक कदम भी नहीं उठाया है। किसानों को मुआवजा देने में उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों में कोई कदम नहीं उठाया गया है। और तो और अजय मिश्र टेनी जो कि आज भी केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं, बावजूद इसके कि एसआईटी में उनको षड्यंत्र के अंदर लिप्त पाया गया था, जिनका बने रहना किसानों के जख्म के ऊपर नमक छिड़कने जैसा है, उसको लेकर, और उत्तर प्रदेश में जो घोर किसान विरोधी सरकार पिछले 5 साल में चली है, जिसने अपने घोषणा पत्र में किए गए एक एक वादे के खिलाफ काम किया है किसानों के लिए, और फिर बेशर्मी से उन्हीं वादों को दोहरा दिया है बिना उस पर कोई भी काम किए। इसलिए आज हम उत्तर प्रदेश में और खास तौर पर यहाँ झांसी में बुंदेलखंड, जो कि प्रदेश ही नहीं पूरे देश के पिछड़े तम इलाकों में से एक है। मैं खुद इसका साक्षी हूं। आप में से कुछ पत्रकारों को याद होगा 2016 में हम खुद यहां 2015 में अक्टूबर में पहले हम एक यात्रा लेके आए थे। उसके बाद 2016 में हमने यहां बुंदेलखंड में उस वक्त के अकाल का एक सर्वेक्षण किया था, और फिर 2016 मई में यहाँ पे मराठवाड़ा से बुंदेलखंड तक हम एक पदयात्रा करके आए थे, जिसको हमने यहाँ के अकाल की स्थिति का सर्वेक्षण करके सरकार को, राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों को मजबूर किया था कि वो कुछ किसानों के लिए करे। तो
खेती किसानी की दृष्टि से देश के सबसे पिछड़े इलाकों में से, जहां किसानों की अवस्था सबसे खराब है, वहां हम ये अपील करने आए हैं कि किसान जब तक एकजुट होकर अपनी आवाज को, और वो एमएसपी की आवाज जिसको हम बार बार उठाना चाहते हैं, उसको नहीं उठाएंगे, तब तक उनकी बात सुनी नहीं जाएगी। इसलिए इस चुनाव में किसान विरोधी बीजेपी को सजा दें, बस ये संदेश देके देश का तमाम किसान संगठनों का समुच्चय आपके साथ है। आप कोई प्रश्न पूछना चाहें, स्वागत है। मेरा सुनीलम जी एक पंक्ति कहना चाहते हैं, क्या है? बस केवल केन बेतवा प्रोजेक्ट को लेकर के 45,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 14 जिले उससे लाभान्वित होने वाले हैं, केवल 1400 करोड़ रुपया दिया है, तो कितनी बार वोट लेगी भारतीय जनता पार्टी केन बेतवा प्रोजेक्ट के नाम पर? केवल ये कहना चाहते हैं, भुलावे की बात है, धोखा देने की बात है। मेरा आपसे पहला सवाल मेरा आपसे है, आपने दो बातें कही हैं यहाँ पर। पहली बात आप ये कह रहे हैं बीजेपी पार्टी को हराना है, और आप खुद अपने किसानों को भ्रमित कर रहे हैं कि अगला वोट किसको दें, तो इससे किसान पूरे भ्रमित नहीं हो जाएंगे? आप बताइए किसको वोट दें? मतलब आधे कांग्रेस, तो आप लोग तो कमजोर हो जाएंगे ना किसान। किसान बहुत समझदार है, हमने इस पेम्पलेट में खुद लिखा है, आप स्वयं समझदार हैं, आप हमसे ज्यादा समझदार हैं। हम तो केवल एक संदेश बताने आए हैं कि दिल्ली में, दिल्ली के मोर्चे पे जो ऐतिहासिक आंदोलन किसानों का लड़ा गया, उसमें इस सरकार ने किसानों के साथ किस किस्म की दगाबाजी की, वो सूचना हम लेके आए हैं। इस सूचना के आधार पे किसान हमसे ज्यादा स्मार्ट हैं, वो अपना निर्णय जरूर कर लेंगे। योगेश जी, आपने कहा है कि 2016 में आपने सर्वेक्षण रिपोर्ट सौंपी थी बुंदेलखंड को लेकर के, जो आपने यहाँ पदयात्रा करके सर्वेक्षण रिपोर्ट सौंपी थी, तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। समाजवादी पार्टी की सरकार ने उस सर्वेक्षण रिपोर्ट में कुछ किया कि नहीं किया? और नहीं किया तो आप भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ ये भी अपील करेंगे कि समाजवादी पार्टी को भी वोट नहीं दें? आपको ध्यान होगा, आप तो पत्रकार हैं, एक मुझे दोनों बातें हैं। नहीं, आपने सरकार को सौंपा था ना, सरकार को पूछा हूं मैं, सरकार ने क्या कहा? अभी आपको मैं बताया तो उत्तर शुरू भी नहीं किया मेरे मालिक। जो सरकार जिस अनुपात में हमारा सहयोग आप करेगी, बिल्कुल, आपका अधिकार है पूछने का। सन 2015 अक्टूबर में हम पहली बार यहाँ संवेदना यात्रा लेके आए। 2015 दिसंबर और 2016 जनवरी में हमने यहाँ सर्वेक्षण किया, जिसके बाद एक डेलीगेशन लेके हम केंद्र सरकार के पास गए, केंद्र सरकार मिली नहीं, राज्य सरकार के पास गए, अखिलेश उस जमाने में मुख्यमंत्री थे, उनके पास गए, उनको बताया, उनको प्रतिवेदन दिया, प्रतिवेदन की प्रति भी आपने देखी होगी। उसके बाद उस समय की सरकार ने बुंदेलखंड के किसान के लिए अकाल राहत का एक विशेष पैकेज रिलीज किया था, आपको ध्यान होगा। उन्होंने ये काम उस वक्त किया था जो हमारी तात्कालिक मांग थी। तो मैं ये कह दूं कि हमने मांग की, उन्होंने नहीं किया, ये मैं कैसे कह दूं? उन्होंने तो उस वक्त पैकेज दिया, आपको पता है, क्योंकि जो हमने कहा था लोगों को खाने की ये चीजें दी जानी चाहिए, वो पैकेज उस वक्त आया था। लेकिन मैं उन्हें किसान हितैषी होने का सर्टिफिकेट दे दूं, ये भी हमारा काम नहीं है, क्योंकि इस देश की तमाम सरकारों ने किसानों के साथ बहुत न्याय नहीं किया है। आज की तारीख में मेरे लिए सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि पिछले 2 साल में, पिछले 1.5 साल में किसानों के साथ क्या किया गया है उसका, और आज हालांकि इस देश के कई जगह पे इसका भी फैशन चल पड़ा है कि अब 2022 के चुनाव में 2017 वाली सरकार से हिसाब पूछें। मैं समझता हूं लोकतंत्र का सामान्य कायदा ये होता है कि 2017 में किसी सरकार को लोगों ने कान पकड़ के बाहर निकाल दिया, और आज का चुनाव इसके बारे में है कि 2017 से 22 तक जिसने राज किया उसने क्या काम किया। सामान्यतः तो लोकतंत्र में दुनिया भर में ये होता है, अब कोई नया कायदा शुरू हो गया हो तो मैं जानता नहीं हूं। इसका हिसाब यदि आप मांगेंगे तो मैं एक एक सवाल पे कहता हूं, आप भारतीय जनता पार्टी का 2017 का मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए। क्या कहा था? गन्ना किसान को 14 दिन में पेमेंट। आज भी गारंटी से मैं कहता हूं, और इनका लोकसभा में दिया हुआ जवाब है 3 हफ्ता पहले का, आज भी 2017-18 का पेमेंट रुका हुआ है, 2020-22 का तो 3,500 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। ये कहते हैं एमएसपी पे दाना दाना खरीदेंगे। बुंदेलखंड में आप जानते होंगे किसानों की दलहन तिलहन किस दाना दाना सरकार खरीदती है। सरकार ने धान का 1/3 से ज्यादा 1 वर्ष में भी नहीं खरीदा है, और गेहूं का 1/6 से अधिक कभी नहीं खरीदा है। ये तो इनके अपने दावे और हकीकत हैं। दावा करते थे
कि सभी किसानों का, सभी लघु और सीमांत किसानों का ऋण माफ किया जाएगा। सत्ता में आते ही कंडीशंस बदल दिए, होता है ना, शर्त, कंडीशंस अप्लाई कर दिया। उसके बाद 86 लाख चिन्हित किए गए। उन 86 लाख में आज भी 44 लाख का ऋण माफ हुआ है, वो भी 1 लाख तक का। तो ये तो इनकी सच्चाई है, ये रखना हमारा काम है। 2022 में इसकी शिनाख्त होनी चाहिए कि पिछले 5 साल में किसानों के लिए सरकार ने क्या काम किया। उससे पहले जिन्होंने नहीं किया था उनको जनता ने सजा दे दी। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट ना दें, सजा दें, तो किसान किसके साथ जाएं, ये क्यों नहीं बता रहे हैं? कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि किसान यूनियन का, किसान संगठनों का ये काम नहीं है कि हम चुनाव में आके लोगों के लिए वोट मांगे। सामान्यतः तो हम विरोध करने का काम भी नहीं करते हैं। ये तो आपात स्थिति में चुन के, ऐसी स्थिति देखते हुए कि भाई ये तो बिल्कुल ही पानी नाक के ऊपर आ गया है, तब हमें ये करने पे मजबूर होना पड़ रहा है। और संयम रखते हुए हम केवल इतना कह रहे हैं, क्योंकि किसान यूनियन, संयुक्त किसान मोर्चा कोई चुनाव ना लड़ता है, ना हमारा लड़ने का, हमारा तो नियम है। हमारे कुछ साथियों ने पंजाब में चुनाव लड़ने की घोषणा की, हमने कहा आप संयुक्त किसान मोर्चा से बाहर। तो हमारा तो नियम है कि हम चुनाव ना लड़ेंगे, ना हम वोट मांगेंगे। लेकिन सरकार को सजा दिलवाने की बात हमें जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार ने हमारे साथ धोखा किया। सरकार ने सोचा कि ये लोग, इनको कोई चिट्ठी पकड़ा दो, इनका मोर्चा उठवा दो। एक बार उठ गए, उसके बाद चिट्ठी की चिंता करने की क्या जरूरत है? तो भाई हमें तो चिंता है, हम तो आए। आपको लगता नहीं कि आप ये जो रैली कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसमें आप किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, मतलब कंफ्यूज कर रहे हैं? आप बताइए, हम लोग भी कंफ्यूज हैं तो आप किसान तो कंफ्यूज हो ही होंगे। किसान इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, आप इस चीज़ को मानते हैं? तो क्या उनके वोट बचेंगे? जब ध्रुवीकरण होगा तो किसकी सरकार बनेगी? 19 हमारे बुंदेलखंड में 19 सीटें हैं और 19 में 19 आई थी, तो आप किसान कहीं ना कहीं किसानों का सहयोग तो रहा है। तो अब इससे क्या क्या लगता है आपको, कितनी सीटें आएंगी, कितना प्रभावित कर पाएंगे, बताइए आप। सीटें किसकी कितनी आएंगी, एक जमाने में मैं काम किया करता था, उसके बाद से मैंने छोड़ दिया है। अब भविष्य बताने का नहीं, भविष्य बनाने का काम हम सब लोग करते हैं। और मैं नहीं समझता किसान भ्रमित होंगे। अगर किसान ये बात स्वीकार कर ले कि हाँ हमारे साथ धोखा हुआ है, उसके बाद धोखे का बदला कैसा वो लेना चाहते हैं वो खुद तय कर लेंगे, हमारा काम नहीं है। एक सवाल का जवाब दीजिए, न्यायपालिका पर भरोसा है आप लोगों का? नहीं। न्यायपालिका पे भरोसा इस देश में तमाम लोगों का होना चाहिए। मेरी कई बार इच्छा रहती है। आपके संगठन को भरोसा है नहीं? सर इतना सा जवाब चाहता हूं। सर, कहीं आप तो जज नहीं बन गए? आप जज की तरह मेरे से बात कर रहे हैं। अभी अभी आपने कहा ना, आप सुन तो लें। मैं अभी के बेटे को जमानत की बात आती है, सुन तो लें। आप मेरी बात सुन लीजिए। अब आप जज की बात कर रहे हैं तो मेरी बात सुन लीजिए। अभी अभी आपने कहा है कि टैनी के बेटे को जमानत दे दी इलेक्शन के पहले। ये जमानत सरकार ने दी है, न्यायपालिका ने दी है? तो सवाल इस पर उठता है कि न्यायपालिका भी सरकार से दी है। अब मैं आपको तथ्य रख सुन लीजिए, सुन ली आप मेरी बात सुनेंगे? आप तो जज नहीं है ना, ठीक है। न्यायपालिका के जो संवैधानिक ढांचा है उसमें हमारा 100% विश्वास है। आपकी तरह मेरी भी कई बार इच्छा होती है कि न्यायपालिका का भी उतना ही विश्वास हो तो कितना अच्छा हो जाएगा। न्यायपालिका खुद अपने आप में इतना विश्वास करे और न्यायपालिका अपने संविधान प्रदत्त अधिकारों और अपने कर्तव्यों का निर्वाह करे, कितना सुंदर बात हो जाएगी। सर मैं अपने शब्द बोल रहा हूं, आपका पूरा अधिकार है कि आप मेरे शब्दों की व्याख्या करें, लेकिन आपकी बात को टोक के मैंने तो आपकी व्याख्या नहीं की ना, है ना? अधिकार है आपकी तरफ से, आप दें तो मैं बोलूं। बिल्कुल बोलिए। आपको शायद संसद जाना चाहिए मेरे ख्याल में। मोस्ट वेलकम। अगर न्याय, 2-4 तथ्य मैं आपके सामने रखता हूं। आपने कभी किसी मर्डर के एक्यूज्ड का इतना तत्काल बेल होते हुए सुना है? मैंने आमतौर पे नहीं सुना, नए कायदे बने हो तो मैं जानता नहीं। क्या आपने ये देखा कि क्या ये देखा कि जिस व्यक्ति ने जीप चढ़ा दी, उसमें बैठा था, इससे कोई इंकार नहीं कर रहा, वो जीप में बैठा था, उस पे 302 नहीं लगाया गया है, बल्कि जो किसान दूसरे थे उन पे 302 लगाया गया है। ये कोर्ट का कसूर नहीं है, ये प्रोसिक्यूशन का कसूर है। जब
आज की तारीख में हमारा ऐसा संदेह है कि पुलिस, प्रशासन, प्रोसिक्यूशन, ये तीनों की कोई दिलचस्पी नहीं है उस हत्याकांड के अपराधियों को पकड़ने में, और कोर्ट कचहरी केवल उतना ही करेगी जो केस उसके सामने रखा जाएगा। केस रखना प्रोसिक्यूशन का काम है, केस रखना, केस के एविडेंस ढूंढना और उसको केस बना के रखना प्रोसिक्यूशन का काम है। और हमें ऐसा लगता है, मैं खुल के कहता हूं, पुलिस, प्रशासन, प्रोसिक्यूशन और बीजेपी मिले हुए हैं और केस को इतना कमजोर बनाया गया है, और उसके बाद जो हाईकोर्ट का जजमेंट आया है वो बहुत निराशाजनक है। लेकिन उनके सामने इस केस को पहले दिन से कमजोर और खराब करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, आपका जो तथ्य जो है वो कोर्ट के सामने है। अभी केंद्र में भाजपा की सरकार है, आपकी बात मानी नहीं गई है, आपके साथ जो उनके समझौता हुआ है उस पर बात नहीं मानी गई है। 10 तारीख के बाद अगर भाजपा की सरकार बने तो उसके बाद आपका क्या कदम रहेगा? सर, जब बनेगी तब देखेंगे ना, अगर बनी या क्या बनी। हमें तो जिसकी भी सरकार हो, जो जब किसान विरोधी काम करेगा हम तो उसका विरोध करेंगे और करते आए हैं। दिल्ली में आने से पहले पंजाब के तमाम संगठनों ने, जब दिल्ली मोर्चा लगाने आए उससे पहले कांग्रेस के मुख्यमंत्री के घर का 6-7 दिन घेराव करके आए थे। आज भी हम जब जाते हैं तो राजस्थान में बाजरा की खरीद नहीं होती, उसके विरुद्ध आंदोलन करके आते हैं। तो जो किसान विरोधी होगा हम तो उसका विरोध करेंगे, अगर मगर की कोई बात ही नहीं। बुंदेलखंड में कुछ किसान नेता हैं वो इस मंच पे नहीं आए हुए हैं आपके साथ, और एक किसान नेता जवाहर सिंह राजपूत हैं जो कि बीजेपी के वर्तमान विधायक हैं, वो किसान नेता थे। तो क्या आपको लगता नहीं कि जब चुनाव होते हैं तब तो आप लोग सक्रिय होते हैं, उसके पहले गायब हो जाते हैं? तो ये मेरे यहाँ के साथी बोलें, क्योंकि न, जिसको बिना जाने में टिप्पणी नहीं करूंगा, यहाँ के स्थानीय साथी टिप्पणी करें तो अच्छा। आपने जवाहर राजपूत जी की बात की है, वो कभी किसान नेता नहीं थे। आपको बता दूं मैं, वो कभी किसान नेता नहीं थे, वो भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता थे। उन पर पार्टी ने कृपा की और आज वो विधायक है। आप किसान नेता ना करें। कौन किसान नेता नहीं ना, कभी नहीं थे जी, बोलिए। और यहाँ बुंदेलखंड में आपने कहा कि 19 सीटें आई थी। बुंदेलखंड ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई पार्टी इतनी मजबूत नहीं है कि अपने कार्यकर्ताओं के दम पर विधायक सांसद बना ले। उसको सपोर्ट चाहिए। किसानों ने ही भाजपा की सरकार बनाई, केंद्र में बनाई और प्रदेश में बनाई, और एक आशा से बनाई थी। और उस आशा पे खड़े नहीं उतरे, बनाने वाले को पूरा अधिकार है और हुनर पता है कि बिगाड़ा कैसे जाए।